और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल यादव। मैनपुरी सीट से शिवपाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के मैनपुरी से लड़ने की संभावना कम है और इसलिए शिवपाल यादव यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो मुलायम के नहीं लड़ने पर शिवपाल ने विचार करने की बात कही है और सपा के गढ़ में प्रसपा का बड़ा दाव हो सकता है। अभी मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव हैं लोकसभा सांसद और इसी के साथ साथ अगर मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव नहीं लड़ते 2024 में तो यहां पर प्रसपा समाजवादी पार्टी को टक्कर देते हुए नजर आ सकती है। तो शिवपाल यादव का विचार बन रहा है कि मैनपुरी सीट से 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा जाए, लेकिन आगे क्या कुछ परिस्थितियां बनती हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सियासत से बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब सपा और प्रसपा के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कोल्ड वार चल रहा है, आपस में आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। तो ऐसे में जब प्रसपा की ओर से ये कहा जाता है तो आगे क्या कुछ संभावनाएं बनेंगी, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर है। एसके वाजपेयी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, शिवपाल यादव की ओर से दावा किया गया है कि अगर मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनकी संभावनाएं हैं चुनाव लड़ने की। ऐसे में आने वाले वक्त में क्या कुछ परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जो मैनपुरी, एटा, इटा, फिरोजाबाद, ये वो सीटें हैं जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं। हालांकि अगर हम मैनपुरी की बात करें तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव वहां से सांसद हैं और निश्चित तौर पर जब पिछली बार 2019 में चुनाव हुआ था उस दौरान मुलायम सिंह ने मतदाताओं से अपील की थी कि इस बार उनको जिताकर सदन भेजें। चूंकि उनकी उम्र हो चुकी है और तबीयत भी उनकी ठीक नहीं रहती, इस वजह से वो आगे भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे। निश्चित तौर पर यह बात मुलायम सिंह ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने मतदाताओं से प्रचार के दौरान कही थी। तो सीधे तौर पर यह चीजें शिवपाल यादव को मालूम है, चूंकि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। हालांकि अब उनकी अपनी अलग पार्टी है। जब से पार्टी अखिलेश यादव के पास आई है तब से शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से दूर होते चले गए और लगातार अब चाचा भतीजे के बीच वार प्रत्यावार लगातार चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। निश्चित तौर पर और लगातार शिवपाल यादव कोशिश कर रहे हैं कि अपनी राजनीति को बढ़ाया जाए। खासतौर पर जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी में बनाया तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी वो राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, जिसको लेकर लगातार चाहे जन्माष्टमी के दिन उनका यदुवंशुओं के नाम पत्र लिखने की बात हो या अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने लखनऊ में यादवों के बड़े नेताओं को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें संदेश देने की कोशिश की थी कि यादवों के नेता के रूप में वो लगातार काम कर रहे हैं। तो निश्चित है कि अगर हम मैनपुरी की स्थिति को देखें तो मुलायम सिंह चूंकि बीमार हैं और उनकी उम्र भी हो चुकी है और पिछली बार वो कह भी चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में उनके उत्तराधिकारी के तौर पर शिवपाल यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव के भाई हैं और लगातार मुलायम सिंह के साथ लंबे वक्त तक वो राजनीतिक तौर पर भी काम करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान हमेशा बड़े ओहदों पर रहे, बड़े बड़े विभागों का चार्ज उनके पास रहा और एक बड़ा कद भी शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुआ करता था। तो निश्चित है कि ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है और शिवपाल यादव कोशिश जरूर करेंगे कि अगर मुलायम सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इसी पर एसके वाजपेयी, मेरा सवाल भी यही था कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी सीट, ऐसे में प्रसपा कितना प्रभाव आज के वक्त में मैनपुरी सीट पर रखती है? क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी होगी अगर शिवपाल यादव यहां से खड़े होते हैं। किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है शिवपाल यादव को इस सीट से? बिल्कुल चुनौती निश्चित तौर पर है, क्योंकि सभी जो मतदाता हैं, खास तौर पर जो यादव वोटर्स हैं, वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी से शिवपाल अलग हो चुके हैं, उनकी खुद की पार्टी है और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 2017 से लेकर 2022 तक शिवपाल यादव की पार्टी अपने दम पर एक भी विधायक नहीं जिता सकी है। हालांकि शिवपाल यादव भी 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक थे और 2022 में भी जसवंत नगर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट। सारे फैक्टर हैं यादव के लिए कहीं ना कहीं जब वो 2024 में मैनपुरी से खड़े होंगे तो कठिनाई जरूर होगी, सीट जीत पाना मुश्किल होगा। ठीक है।
ठीक है, इसके एक बाद बड़ा आप फैक्टर बने जरूर रहिए, है कि अगर आपसे आगे भी जानकारी लेंगे और इसी के साथ साथ अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो भी आपको बता देते हैं लखनऊ से। परिवारवाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का साफ संदेश है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संदेश दिया है, नगर निकाय चुनाव में एमपी एमएलए के परिवार जनों को टिकट नहीं मिलेगा। पार्टी का आदेश न मानकर निर्दलीय चुनाव लड़ने पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। तो सीधे तौर पर देखिए, भूपेंद्र चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो रणनीतियां बननी भी शुरू हो गई है। कुछ तो जो बेसिक्स भाजपा ने रखे हुए हैं उसे ही आगे फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि परिवारवाद पर हमेशा प्रहार करती है बीजेपी। और ऐसे में अब जब नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं नजदीक, तो एक बड़ा फैसला लिया गया है कि एमपी एमएलए जो है उनके परिवारजनों को तो टिकट कतई नहीं मिलेगा, और अगर उनके परिवारजन निर्दलीय जाकर के चुनाव लड़ते हैं तो कार्रवाई भी आगे हो सकती है। तो बड़ा संदेश भूपेंद्र चौधरी की ओर से दिया गया है। एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, लगातार बात की जाती है कुछ ऐसे बेसिक्स जो हमेशा से बीजेपी फॉलो करती है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा और भी बहुत से मुद्दे रहते हैं, लेकिन इसी को आगे बढ़ाते हुए भूपेंद्र चौधरी दिखाई दे रहे हैं कि एमपी एमएलए चुनाव अगर होते हैं तो उसमें परिवारजनों को टिकट नहीं मिलेगी, ये तो साफ हो सकता है। अब इस फैसले से क्या कुछ आगे देखने के लिए मिल सकता है रिजल्ट? बिल्कुल निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके के बहुत सारे नियम अपनी पार्टी के साथ लेकर चलती है। चाहे एक व्यक्ति एक पद का नियम हो, या अब कि जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद हैं, विधायक हैं, या चेयरमैन हैं, या किसी दूसरे बड़े पद पर तैनात हैं, वो अपने परिवार वाले लोगों के लिए यह सिफारिश ना करें कि उनको नगर निकाय के चुनावों में टिकट दिया जाए। सीधे तौर पर जहां बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगाती रही, और चूंकि समाजवादी पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिन आरोपों को लेकर वो समाजवादी पार्टी को लगातार घेरती रही है, वो खुद उस पर ना लगे। इसके लिए इस तरीके के नियम बनाए जाएं, उन पर कड़ाई से पालन किया जाए। यही एक वजह है कि बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ये दिशा निर्देश अपने पार्टी पदाधिकारियों को जारी किए गए हैं कि वो अपने परिवारजनों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, किसी के लिए भी टिकट की सिफारिश ना करें। और सीधे तौर पर बीजेपी ये कोशिश भी कर रही है कि 2024 के चुनाव से पहले पार्टी के वो कार्यकर्ता जो लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे, पार्टी के लिए दिन रात एक करते रहे, पार्टी के लिए मेहनत करते रहे, जिनके बल पर बीजेपी के सांसद विधायक जीतते हुए आए हैं, उनको भी समायोजित किया जाए। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के पास एक बड़ा मौका है कि नगर निकाय चुनाव के जरिए उन कार्यकर्ताओं को लाभान्वित कराया जाए, उनको टिकट दिए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी से जुड़ सकें। और यही एक वजह है कि भूपेंद्र चौधरी की तरफ से साफ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो पहले से सांसद या विधायक हैं, उनके घर परिवार में और लोगों को टिकट की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पार्टी की बिना अनुमति के निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं एक संदेश देने की भी कोशिश है, और खास तौर पर निकाय चुनाव में उन कार्यकर्ताओं, उन पदाधिकारियों को जो पार्टी संगठन के लिए लगातार काम करते रहे, उनको कहीं ना कहीं आगे लाने की भी कोशिश होगी, ताकि 2024 से पहले जो कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की नाराजगी थी कि वो 10 साल, 20 साल, 15 साल पार्टी के लिए काम करते रहे, लेकिन उनको आगे आने का मौका नहीं मिला। तो सीधे तौर पर यह रणनीति इन सारे मुद्दों को लेकर है, और एक कोशिश भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव के जरिए लाभान्वित कराया जाए। जी ठीक है, इसके वाजपेयी, मैं लौटूंगी आपके पास, आपसे और भी आगे जानकारी लेंगे। एक और महत्वपूर्ण खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, 19 सितंबर से मॉनसून सत्र होने की संभावना है। अनुपूरक बजट के साथ कई विधेयक पर निर्णय हो सकता है। सत्र के कार्यक्रम पर अंतिम मोहर लगना बाकी है। बारिश से किसानों के प्रभावित होने की मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। अनुपूरक बजट में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का बंदोबस्त किया जा सकता है। समिट पर होने वाले खर्च का भी बंदोबस्त किया जाएगा। तो ये सत्र इस बार का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन इस सत्र में किन किन मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी वो हम अभी आपको मुख्य तौर पर बता रहे हैं। अनुपूरक बजट में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का बंदोबस्त किया जाएगा। इसके अलावा किसानों की बात होगी। समिट जो होने वाला है आगे आने वाले वक्त में, उसके खर्च का भी बंदोबस्त किया जाएगा। हमारे साथ एसके वाजपेयी लगातार बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, 19 सितंबर से मानसून सत्र होने की संभावना है, लेकिन इस मानसून सत्र के शुरू होने से पहले तमाम जो तैयारियां होनी चाहिए वो हो रही हैं कि किन किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और विपक्ष भी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारी करेगा। तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 को लेकर तरीके से निवेश की संभावनाएं बढ़ाई जाए, रोजगार के साधन पैदा किए जाएं, क्योंकि बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में लगातार देश में निवेश नहीं आ रहा है और जिस तरीके से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, उस सारी चीजों को लेकर यह सत्र महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र अभी 19 सितंबर को हो सकता है, चूंकि आधिकारिक तौर पर अभी घोषणा नहीं हुई है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही है और कई ऐसे विषय हैं कि जब यह मानसून सत्र शुरू होगा तो उसमें ये विषय रखे जाएंगे। खास तौर पर अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश के करीब 40 ऐसे जिले हैं जिनमें जो वर्षा है वो औसत से भी कम हुई है, मतलब 35 से 40% वर्षा हुई है। तो सीधे तौर पर उन जिलों को लेकर एक राहत पैकेज घोषित करने की कोशिश होगी, जो कि मानसून सत्र के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आएगी, ताकि वो किसान जो कहीं न कहीं मौसम के चलते जो अपना बड़ा नुकसान उठा चुके हैं, उनको सरकार की तरफ से राहत दी जाए। दूसरा बड़ा विषय यह हो सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इन्वेस्टर समिट जो कि ग्लोबल स्तर पर होने जा रही है, 17 देशों को भी बीजेपी रोड शो के जरिए उत्तर प्रदेश लाने की कोशिश करेगी, उसके लिए एक बड़ा खर्च होगा। तो उसका जुड़ा हुआ बजट कैसे व्यवस्था की जाए, उसके लिए भी इस सत्र में चर्चा और बजट की व्यवस्था की जा सकती है। साथ ही साथ वो योजनाएं जैसे लखनऊ में दूसरे फेज का मेट्रो, उसके अलावा वो शहर जो लगातार मेट्रो के लिए कहीं न कहीं पहले से सिलेक्ट है लेकिन अभी तक नहीं हो सके, जिसमें वाराणसी है, प्रयागराज है, गोरखपुर जैसे जिले शामिल हैं, उनको भी किस तरीके से बजट दिया जाए, उसके लिए अनुपूरक बजट लाने की भी व्यवस्था होगी। खासतौर पर इसमें वो चीजें शामिल की जाएंगी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, ताकि कहीं भी बजट की कमी के चलते कोई परियोजना ना रुके या उसमें देरी ना हो। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय होंगे जो कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मानसून सत्र के दौरान ला सकती है और निश्चित तौर पर उसको लेकर विभागीय तैयारियां भी लगातार चल रही हैं। चूंकि डेट जरूर नहीं फिक्स है लेकिन सत्र निश्चित है, तो निश्चित है कि इन सारे विषयों को लेकर चर्चा होगी और कोशिश की जाएगी कि उन सभी चीजों को बजट दिलाया जाए, क्योंकि 2024 से पहले का जो वक्त है वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र से लेकर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो निश्चित तौर पर उन मुद्दों को पूरा करने की कोशिश है जिनके वादे भारतीय जनता पार्टी करके आई थी या जिनकी जरूरत है, जिनको पूरा करने के बाद बीजेपी को 2024 में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कहीं ना कहीं बल मिले, उन सारी चीजों को इस सत्र के दौरान करने की कोशिश होगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए एस के वाजपेयी। और आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली महत्वपूर्ण खबर की। हाथरस से अगली बड़ी खबर, पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय का निधन हो गया है। आगरा आवास पर रात करीब 10 बजे निधन हुआ है। निजी सचिव रानू पंडित ने निधन की इसकी पुष्टि की है। रामवीर उपाध्याय लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जानकारी मिलते ही शुभ चिंतकों में शोक की लहर दिखाई दे रही है। हाथरस से बसपा के टिकट पर 5 बार विधायक रह चुके हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नहीं रहे बीजेपी के रामवीर, ये बहुत दुखद खबर है। हाथरस से बसपा के टिकट पर भी 5 बार विधायक रहे हैं और उसके बाद अब बीजेपी में भी शामिल हुए। पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय का निधन हो गया है। आगरा आवास पर रात करीब 10 बजे उनका निधन हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रामवीर उपाध्याय के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। पूर्व वरिष्ठ राजनेता रामवीर का निधन अत्यंत दुखद है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया है और शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी दौरे पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला दुनिया का 7वां कामयाब देश है। रक्षा के साथ ही आत्मरक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक है। और इस दौरान रक्षा मंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा की किताब देखो हमरी काशी का लोकार्पण किया। इस दौरान राजनाथ सिंह के साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सांसद महेश शर्मा भी मौजूद रहे। हमारा मेहमान वाहक बोध आज हमें मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और पूरे देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ कि आज जिस आत्मनिर्भर भारत की हमने कल्पना की है, उस कल्पना की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन कांग्रेस का करना ये अकेली आपकी उपलब्धि नहीं है, ये 1999 की मिलीजुली सरकारों की उपलब्धि है। देखिए, कांग्रेस के लोग ये हमेशा से ये कहते चले आए, हम ये भी सोच रहे थे, वो एक पद और एक पेंशन की बात भी वो हमेशा से करते आ रहे थे, जीएसटी की बात भी वो हमेशा से करते चले आ रहे थे, लेकिन वो कहते रह गए और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो कर दिखाया। यही फ़र्क है कांग्रेस की और हमारी शैली कि वो सोचते रह गए, वो करते रह गए हर वक्त के लिए, चाहे वो जीएसटी की बात रही, चाहे वो वन रैंक वन पेंशन की बात रही, और चाहे अब स्पोर्ट की जिसकी बात हम चर्चा करते रहे। अब कांग्रेस एक इतिहास का बनना है, मैं समझता हूँ कि उनकी बात पर बहुत ज़्यादा गंभीरता। मैं जी दिल्ली की वर्तमान स्थिति पर क्या कहना चाहेंगे? क्या वहाँ की स्थिति, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर? देखिए, दिल्ली देश का दिल है और देश का दिल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में। काशी पुस्तक का विमोचन आज जिस ढंग से काशी नगरी में हुआ है वो अद्भुत है। प्रख्यात लेखक आदरणीय हेमंत शर्मा जी द्वारा लिखित इस पुस्तक को जिस ढंग से लोकार्पण हुआ है, मैं कह सकता हूं कि समाज में विभिन्न पुस्तक विमोचन के समारोह में हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन काशी पर जिस ढंग से इस पुस्तक का विमोचन हुआ, उनकी छोटी छोटी जो कथाएं हैं, उनके इर्द गिर्द जो पात्र घूम रहे थे, उन पर उन्होंने लिखा है। वास्तव में काशी नगरी जिस ढंग से जीवंत नगरी है, वैसे आसपास पात्रों को जीवंत ढंग से लिख करके आदरणीय हेमंत शर्मा जी ने उत्कृष्ट लेखनी का परिचय दिया है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं पुस्तक की सफलता के लिए। और पुस्तक विमोचन समारोह में देश की जानी मानी हस्तियां उपस्थित थीं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी, बहुत ही वरिष्ठ मैं कह सकता हूं आदरणीय दत्तात्रेय जी, केरल के महामहिम राज्यपाल आदरणीय आरिफ मोहम्मद साहब, देश के जाने माने लोग यहाँ उपस्थित थे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और काशी नगरी वास्तव में ऐसी ही है जैसा हेमंत शर्मा जी ने लिखा। जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है, वो यह पुस्तक सभी के द्वारा पढ़ी जानी चाहिए। और वाह, काशी के बारे में काफ़ी हद तक लोगों को जानकारी मिलेगी कि मूल रूप से काशी कैसी है हमारी। और गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। थाना लोनी बॉर्डर पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। फायरिंग के दौरान एक बदमाश घायल हो गया है, दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद बदमाश ने सीएम योगी से गुहार भी लगाई है। हिस्ट्री शीटर बोला, योगी जी माफ कर दो। बदमाशों ने थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में लूटपाट की थी, लेकिन आप अब बदमाशों में डर देख सकते हैं कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार का, कि जब बदमाश पकड़े जाते हैं तो वो ये कहते हैं हिस्ट्री शीटर कि योगी जी माफ कर दो। योगी जी माफी चाहते हैं, बस माफ कर दो योगी जी, माफी चाहते हैं। इस बार माफी, जिंदगी में कभी गलत नहीं करेंगे, गलत नजर से भी नहीं देखना है किसी को। इस बार माफी चाहते हैं योगी जी, बस गलत नहीं करेंगे, ना गलत कहेंगे किसी को। योगी जी माफी चाहते हैं, बस माफ कर दो योगी जी, माफी चाहते हैं। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में थाना लोनी बॉर्डर और एसओजी देहात की संयुक्त टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। एक बुलेट सवार 2 व्यक्ति संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम को देख करके पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की और फायरिंग करते हुए काफ़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास किया। इस पर तत्काल लोनी बॉर्डर की टीम के द्वारा विभिन्न थानों को जरिए वायरलेस सूचना दी गई, जिस पर आगे एक टीम और भी चेकिंग कर रही थी। वो बमथला बंद फाटक की तरफ मूव की। इससे बदमाश चारों तरफ से घिरता हुआ देख करके भागे और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने आत्मरक्षा जो फायरिंग किया उसमें एक बदमाश घायल हुआ। दूसरा बदमाश अंधेरे का लाभ उठा करके भागने का प्रयास किया, लेकिन मौजूद पुलिस टीम द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए हिकमत अमली के साथ उसको काबू में किया गया। पूछताछ में एक बदमाश ने अपना नाम नवेद बताया, दूसरे ने नफीस बताया। सूरज शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। सूरज शर्मा, बदमाशों में कहीं ना कहीं योगी जी का डर दिखाई दे रहा है और जब कैमरे के सामने हिस्ट्री शीटर्स आते हैं तो कहते हैं कि योगी जी माफ कर दो।
देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं बदमाशों में डर का माहौल पैदा हो चुका है। इस जिस तरीके के कल एक वीडियो भी आया था सामने, जो बदमाश इसमें बता रहे थे कि योगी जी हमें माफ कर दीजिए। आपको बता दूं कि बेहटा हाजीपुर अंडरपास पर लोनी बॉर्डर पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान बुलेट बाइक पर दो बदमाश आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा हेतु उन पर फायरिंग की तो नावेद नाम का जो बदमाश है, पुलिस की जो फायरिंग हुई थी उससे घायल हो गया। घायल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जो दूसरा बदमाश था वो मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसकी घेराबंदी करते हुए उसे भी गिरफ्तार कर लिया। जी ठीक है सूरज, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और नोएडा से अगली खबर आपको बता रहे हैं, लूट और महिला की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने महज 24 घंटों में हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। कब्जे से मोबाइल, जेवरात और तमंचा बरामद किया गया है। छिजारसी कॉलोनी में घर में घुसकर हत्या की थी। नोएडा सेक्टर 63 की पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और महज 24 घंटे में हत्या की ये गुत्थी सुलझा दी है। कब्जे से मोबाइल, जेवरात और तमंचा बरामद किया गया है और लगातार गौतम बुद्ध नगर की पुलिस बदमाशों पर नजर बनाए हुए है। छिजारसी कॉलोनी में घर में घुस करके हत्या की गई थी और लगातार पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी, लेकिन अब पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जनवरी 2022 को थाना सेक्टर 63 पे एक अभियोग 349/2022 पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक अज्ञात अभियुक्त द्वारा एक महिला नीलम शुक्ला की हत्या कारित की गई थी। घटना के अनावरण के लिए तत्काल टीमों का गठन किया गया और उसके उपरांत एक व्यक्ति आनंद, जो कि कासगंज का निवासी है, का नाम प्रकाश में आया। आनंद से पूछताछ जब करी गई तो उसने बताया कि वो किराए का कमरा लेने के बहाने उस घर में प्रवेश किया था। उसके बाद लूट का प्रयास किया। इस प्रयास में नीलम शुक्ला ने उसका विरोध किया तो उसमें उसकी हत्या कर दी गई है। आनंद की गिरफ्तारी की जा चुकी है। निशांत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं। निशांत, महज 24 घंटे में पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी का खुलासा किया है और क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर में? देखिए, नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की जैसे कई टीमें इस मामले में लगी, हत्या के मामले में, जिस तरीके से मामला छिजारसी कॉलोनी का है, थाना 63 क्षेत्र में, जहां घर में घुसकर एक युवक ने महिला की हत्या की। सबसे पहले उसके साथ लूट का प्रयास किया, लूट की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद हत्या कर दी विरोध करने पर, जिसके बाद में पुलिस मौके पर वहां पर पहुंचती है। हालांकि तत्काल प्रभाव से इस मामले में एक्शन लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसके पास से जो लूटा गया मोबाइल फोन था वो भी बरामद किया, जेवरात, कानों के जो कुंडल थे वो बरामद किया, एक उसके पास से एक हथियार बरामद किया है और उसके कहीं ना कहीं ये देखा जाए जो वहां से खून के जो कपड़े थे लथपथ, जो महिला की हत्या की गई थी, और उसके बाद अपने भी कपड़े उस आरोपी ने बदले थे, अभियुक्त ने, जिसको लेकर वो भी बरामद किए। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए 24 घंटे के अंदर नोएडा सेक्टर 63 जो थाना पुलिस है इस घटना का खुलासा कर दिया और खुलासा करने के बाद आरोपी को अरेस्ट कर उसको जेल भेजा गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। नोएडा से ही अगली खबर आपको बता रहे हैं, बाइक सवार बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। जीआईपी मॉल के पास महिला से पर्स लूटा गया और पर्स में 5,000 कैश और आईफोन था। महिला ने पुलिस से लूट की शिकायत की है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। सेक्टर 20 की पुलिस को शिकायत दर्ज करा दी गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पर्स में 5,000 कैश और आईफोन था और इस पर्स को छीना गया बदमाशों की ओर से। महिला ने पुलिस से लूट की शिकायत की है और ये पूरी वारदात एक हाई फाई एरिया में हुई है, जहां पर जीआईपी मॉल, जाना माना मॉल है नोएडा का, वहां पर ये पूरी वारदात हुई है। अब सिद्धार्थनगर से अगली खबर आपको बता दें, दबंगों ने युवक को तालिबानी सजा दी। पेड़ में हाथ पांव बांध करके लाठी डंडों से जमकर के पीटा गया। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया पर वायरल 2 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। भवानीगंज थाना क्षेत्र के गुलरीवा गांव का ये पूरा मामला। वायरल वीडियो में बेरहमी से मारते दिख रहे हैं लोग। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बस्ती के कटरिया गांव का पीड़ित बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वायरल वीडियो में बेरहमी से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। सद्दाम खान ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सद्दाम, पूरा मामला क्या है? ये तस्वीरें अपने आप में चिंताजनक है कि आखिरकार ये कैसा माहौल देखने को मिल रहा है सभी को?
बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि एक युवक को पेड़ में बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। वीडियो भवानीगंज थाना क्षेत्र के गुलिया गांव का है। ये वीडियो उस समय का है जब प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने गया था। उस समय उसके लड़की के घर वालों ने उसके घर में ही पकड़ लिया था और उसके बाद जो है उसको बांध कर पेड़ में लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। एक साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से उसको बांध कर पीटा जा रहा है और तालिबानी सजा दी जा रही है। हालांकि जो लड़की और लड़का है ये दोनों अलग अलग समुदाय से है। जो लड़का है वो बस्ती जिले का रहने वाला और जो लड़की है वो सिद्धार्थनगर जिले की रहने वाली। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जो भवानीगंज थाना क्षेत्र की पुलिस है वो हरकत में है और मामले को लेकर अब वो जांच में जुट गई है। ठीक है सद्दाम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।